नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एसएसआईएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि कंप्यूटर की मैराथन क्लास करवा दीजिए, तो जीके से संबंधित जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे मेरे को, मैंने 250 प्रश्न का क्लास बनाकर आप अपलोड कर दी है। तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। और ये जनरल साइंस के आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनरल साइंस का पोर्शन, तो उसके प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्नों को साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए देखिए पहला प्रश्न साथियों। पहला प्रश्न क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है साथियों? समतल दर्पण की फोकस दूरी ये होती है साथियों, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। ध्यान रखिए, अनंत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? मतलब लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो साथियों, लेंस की क्षमता मापक मात्रक कौन सा है? डायऑप्टर है। कौन सा? डायऑप्टर। डायऑप्टर में मापी जाती है लेंस की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अपरूपता का गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व है, कौन सा है? अपरूपता का गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है साथियों? ये होगा आपका गंधक। ऑप्शन बी, आपका गंधक जो तत्व है ये अपरूपता का गुण प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? इजी प्रश्न होगा आपके लिए। ये कौन सा जीवाश्म ईंधन है साथियों? कोयला जीवाश्म ईंधन में आते हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये क्या है? प्राकृतिक, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये जीव जंतुओं के अवशेषों से निर्मित हुए हैं। हजारों सालों में कार्बोनिफेरस युग के दौरान जब पेड़ पौधे दब गए थे, तब इनका निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेगिस्तान की मरीचिका किसका उदाहरण है? रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है वो किसका उदाहरण होता है साथियों? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमीबा से संबंधित प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण की विधि कौन सी होती है? मतलब किस विधि द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कौन सी विधि होती है साथियों? ये होती है पिनोसाइटोसिस। कौन सी? पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखिए। उष्मीय मान का मात्रक पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मात्रक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है साथियों? किलो जूल प्रति ग्राम होता है। क्या होता है? किलो जूल प्रति ग्राम। किसका मात्रक होता है? उष्मीय मान का। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए थे या प्रतिपादित किए थे? पूछा गया साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे माइकल फेराडे ने। किसने किए थे साथियों? माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। विरल माध्यम में प्रकाश का क्या होता है? वेग बढ़ जाता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होती है। तो साथियों ये सभी होते हैं विरल माध्यम में। प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए विभव, पृथ्वी का विभव मान पूछा गया है। पृथ्वी का विभव कितना होता है साथियों? पृथ्वी का विभव कितना होता है? 12 वाल्ट, 6 वाल्ट, 3 वाल्ट या 0? तो पृथ्वी का विभव होता है साथियों 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होता है पृथ्वी का विभव। क्या होता है पृथ्वी का विभव? 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो साथियों ये कहते हैं सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो युक्ति कौन सी हो गई आपकी? सौर सेल हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है साथियों? विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन का नियम साथियों किसने दिया है? विद्युत अपघटन का नियम माइकल फेराडे। किसने? माइकल फेराडे ने दिया है। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपके सामने? अगला प्रश्न है, कौन सी विकिरण से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है? पराबैंगनी, अवरक्त, रेडियो या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी किरण है जो हमें ऊष्मा देती है? तो साथियों अवरक्त विकिरण से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। कौन सी? अवरक्त विकिरण से ऊष्मा की प्राप्ति होती है हमें। अगला प्रश्न है, दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है कैसे? बॉटलिंग, कैनिंग, निर्वात शुष्कन? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? किससे होता है दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित? तो जल निष्कासन द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल निष्कासन द्वारा दूध दूध के चूर्ण में परिवर्तित
हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, धारामापी यंत्र कौन सा है? धारामापी यंत्र साथियों, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, हीलियोमीटर, अमीटर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? धारा किससे मापी जाती है? अमीटर द्वारा। धारामापी यंत्र कौन सा हो गया आपका? अमीटर। अमीटर है धारामापी यंत्र। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है? कौन सा है जो केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है? तो साथियों उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चूने का बुझना कौन सी क्रिया है? रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चूने का बुझना कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है साथियों चूने का बुझना? तो ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी। ऊष्माक्षेपी क्रिया है चूने का बुझना। अगला प्रश्न देखिए, दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी सममांग माध्यम को क्या कहते हैं? क्या पूछा गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी सममांग माध्यम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश लेंस। क्या कहते हैं? प्रकाश लेंस कहा जाता है साथियों। ध्यान रखिए, प्रश्न थोड़ा लेंदी टाइप का है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्म दाता साथियों, इलेक्ट्रॉन युग्म में दाता, युग्म है यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिए, युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक होते हैं। ये परिभाषा दी गई है लुईस द्वारा, किसकी? क्षारक की। क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षारक होते हैं, लुईस ने कहा है साथियों। ध्यान रखिएगा, लुईस ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है साथियों? प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है साथियों, प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राथमिक रंगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कौन सा? लोहे में जंग लगना मंद है, सीमेंट का जमना भी मंद है, पृथ्वी के भीतर कोयला बनना ये भी मंद प्रक्रिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम तार का जलना। ये क्या है? एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा? मैग्नीशियम तार का जलना। अगर मंद पूछा जाए तो लोहे में जंग लगना, सीमेंट का जमना, पृथ्वी के भीतर कोयले का बनना, ये तीनों ही कैसी अभिक्रिया है? मंद रासायनिक अभिक्रिया है। और तीव्र कौन सी है? मैग्नीशियम तार का जलना, ये एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से, तो ध्यान रखिए। तो कौन सा होगा? मैग्नीशियम तार का जलना मंद तीव्र रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी आपकी। और काफ़ी महत्वपूर्ण साइंस के पिछले वीडियोस में भी आपको प्रश्न करवा रखे हैं, उन वीडियो को भी जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। धातु जो शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, इनमें से कौन सी है? कौन सी धातु है साथियों जो शुद्ध अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? तो साथियों वो धातु कौन सी है? गोल्ड है, सोना। सोना क्या है? स्वतंत्र अवस्था या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। जैसे नदियों की रेत में भी पाया जाता है प्लेशर के रूप में, गोल्ड प्लेजर, जैसे स्वर्ण नदी, सोन नदी जो अपनी है मध्य प्रदेश की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है साथियों। क्या पूछा गया है? विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो क्या होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र साथियों? ये होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं साथियों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे कहते हैं ब्राइन। ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त विलयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विभवांतर की इकाई क्या है? विभवांतर की इकाई पूछा गया है। विभवांतर की इकाई क्या है? कौन सी इकाई है विभवांतर की? मैक्सवेल, एम्पियर, वोल्ट या ओम? तो कौन सी इकाई है एम्पियर विभवांतर की? तो इसकी इकाई होती है साथियों वोल्ट। कौन सी इकाई होती है विभवांतर की? वोल्ट होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आपके सामने है, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल होता है? अम्ल और क्षार से प्रश्न भी बनते हैं काफ़ी। तो बेकिंग पाउडर में आपसे पूछा गया है कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक, टार्ट्रिक, फार्मिक या ग्लूटामिक? तो एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में। फार्मिक अम्ल चींटियों द्वारा जो डंक मारा जाता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। और चींटियों को लेटिन में क्या कहते हैं? फार्मिका। लेटिन या ग्रीक भाषा में जो भी नाम है वो फार्मिका मतलब चींटी होता है। और ग्लूटामिक अम्ल किस में होता है? गेहूँ के आटे में भी ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। कौन सा उत्तर होगा आपका? टार्टरिक अम्ल होता है बेकिंग पाउडर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे कम क्रियाशील धातु। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है साथियों? चांदी, तांबा, सोना, क्रोमियम। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सबसे कम क्रियाशील धातु होती है सोना, क्योंकि अभी अब प्रश्न पिछला गया आपके सामने, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली या शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछा गया था, तो वो स्वर्ण थी। ये कम क्रियाशील है इसलिए शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? स्वर्ण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जीव विज्ञान से प्रश्न है, निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है साथियों? निषेचित अंडा जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों निषेचित अंडे को? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते जाइएगा। जिनको आंसर पता है वो कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता लगे कि आप लोगों को कितने आंसर सही करते हैं। चलिए इसका उत्तर होता है, बताते हैं आपको। इसका उत्तर है जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट, या हिंदी में कहें तो युग्मनज। क्या कहा जाता है निषेचित अंडे को? निषेचित अंडे को कहा जाता है साथियों युग्मनज या जाइगोट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्थिरता प्राप्त करने के लिए धातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, लाभ होता है, आदान प्रदान होता है या आदान प्रदान नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा, स्थिरता प्राप्त करने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान या हानि होती है। क्या होता है? स्थिरता प्राप्त करने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है या नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? दो अमिश्रणीय द्रवों को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? मतलब जो द्रव जो अमिश्रणीय है उनको किस विधि से पृथक कर सकते हैं साथियों? तो इसके लिए सिंपल सी विधि होती है पृथककारी कीप द्वारा। किससे? इनको हम पृथककारी कीप द्वारा पृथक कर सकते हैं। किनको? दो अमिश्रणीय द्रवों को। देखिए साथियों, ये थे आपके लिए 30 प्रश्न सामान्य विज्ञान से जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो उनको आपके सामने रखा गया और आपको आंसर बताए गए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में आपको क्या डिमांड है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए। तो समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों को डिमांड क्या है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर और कौन से प्रश्न आपको चाहिए, जो आपको ज़रूरत है, आपको कैसे कंटेंट की आवश्यकता है। सारी बातें आप बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक चैनल पर दे रखी है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको ये PDF मिल सके। जो भी वीडियो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।